अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरसत। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, और ये ब्रेक थ्रू पाकिस्तान का है कि पाकिस्तान की अनथक कोशिशों के बाद आज फिर ईरानी वज़ीर ख़ारजा एक छोटे से वफ्द के साथ इस्लामाबाद लैंड कर रहे हैं और ये बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू है इंशाल्लाह। और इसमें जो कुछ हो सकता है मुतवक्के है उस पर तो बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के बाद वो फौरी तौर पर जाएंगे मॉस्को जाएंगे और मॉस्को से जाएंगे मस्कत और वहाँ से फिर वो अपने मुल्क जाएंगे और अपनी जो दीगर क़यादत है उनको वो कॉन्फिडेंस में लेंगे और उनको बताएंगे कि क्या CBMs हुए, यानी कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं वो क्या कुछ हुए और क्यों उनको आके मुज़ाकरात में हिस्सा लेना चाहिए। नाज़रीन, मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा बैकग्राउंड दे दूं कि 28 फरवरी को सुबह 10:30 बजे मकामी वक्त पे इज़राइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया और उसमें उनके सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी जो हैं वो शहीद हो गए। साथ ही उनके काफ़ी मुतअद्दिद जनरल्स वगैरह शहीद हो गए, हुकूमत के काफ़ी ओहदेदारान शहीद हो गए उसके अगले 2-3 दिन के बाद, और ये सिलसिला चलता रहा। ताबड़तोड़ हमले हुए हैं, एक एक दिन में 800 बम गिरा है ईरान के ऊपर। फिर ईरान ने भी ताबड़तोड़ हमले किए और उसने ये कह के कि गल्फ़ के अंदर जहाँ जहाँ पे बेसिस हैं अमेरिका के, हम उनके ऊपर हमला करेंगे क्योंकि अमेरिका हम पे हमलावर है। तो उन्होंने आप समझे कि तकरीबन सभी गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं उनको अपनी लपेट में ले लिया। अच्छा, जूँ ये मामला शिद्दत इख्तियार करता गया, इसके अंदर पीस टॉक जो थी वो उतनी ही मुश्किल होती रही और दोनों साइडों से बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई। काफ़ी दिन के बाद, क्योंकि पहले ओमान इसमें फ़ेल हो चुका था, तुर्की इसमें फ़ेल हो चुका था, इजिप्ट इसमें फ़ेल हो चुका था, पाकिस्तान ने जब इसमें कोशिश की तो थोड़ी सी एक उम्मीद की किरण नज़र आई कि इस्लामाबाद आ सकते हैं। और फिर एक दिन क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर यानी से ऐलान हुआ पहले कि हम सीज़ फायर हो रहा है और ये 2 हफ़्ते का सीज़ फायर है। और उसके बाद एक ईरानी वफ़द जो 80 अफराद के ऊपर मुश्तमिल था, जिसकी क़यादत जो है उनके स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली कर रहे थे, और एक अमरीकी वफ़द जिसकी क़यादत उनके वाइस प्रेसिडेंट कर रहे थे, ये पाकिस्तान लैंड होते हैं। बिलमुशाफ़ा इनकी मुलाकातें होती हैं, 21 घंटे की मुलाकातें होती हैं। उन मुलाकातों के बाद हर एक ने कोई अंदर की खबर भी देने की कोशिश की, किसी ने राय भी दी कि यूँ हुआ तो यूँ हुआ, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि मुज़ाकरात रुक गए और उसके बाद खदशा बढ़ गया कि अब से फिर इसके बाद जो है वो जंग शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान ने अपनी कोशिशें जारी रखी और पाकिस्तान भरपूर तरीके से इसके ऊपर लगा रहा। आज जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची रात को तकरीबन आप समझे 11 बजे पाकिस्तान के मकामी वक्त पे वो पाकिस्तान पहुँचेंगे और मेरा ये ख्याल है कि सुबह 9-10 बजे तक वो यहीं पे हैं और उनकी मुलाकातें हैं। और उन मुलाकातों में वो ये बताएंगे कि उनको कौन कौन सी अमेरिका की शराइत जो है वो मंजूर नहीं हैं और किन किन चीज़ों पे वो बातचीत करना चाहते हैं, जो एक उनका राइट है। और उसके बाद यानी एक जो डेडलॉक हो गया था, उस डेडलॉक में बर्फ़ पिघलने की बात हो रही है। अब है पाकिस्तान लेकर वो जो है अमेरिका के पास जाएगा, पाकिस्तान अमेरिका को बताएगा और पाकिस्तान की हत्तुल इम्कान कोशिश यही होगी कि दोनों किसी तरह मेज़ के ऊपर बैठें और एक दूसरे पे हमले ख़त्म कर दें। आज मेरी बड़ी ईरान के सीनियर डिप्लोमेट से भी मुलाकात हुई और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिस्कस हुई। कुछ मैं कर लूँगा डिस्कस, कुछ नहीं टीवी पे डिस्कस हो सकती। लेकिन आज मैं चाहूँगा कि आप भी हमें कॉल करें। जो स्क्रीन पे मैं नंबर दे रहा हूँ उस पर आप भी कॉल करेंगे और ये बड़ा ही एक सेंसिटिव मसला है। ईरान, अमेरिका और इज़राइल के दरमियान पीस करवाना पाकिस्तान का बहुत बड़ा, अल्लाह ताला ने आप समझे कि एक मकाम बना दिया पूरी दुनिया के अंदर। और ये याद रखिएगा कि बुनियानुल मरसूस की यानी एनिवर्सरी भी होने वाली है। अभी से 2 दिन पहले इसी साल, ये पिछले साल पहलगाम का वाक़या हुआ था, उसके बाद एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो हुआ, उसके बाद एक झूठा हमारे पर हमला करने की कोशिश की और फिर इंडिया को फेंटा लगा। और आज कश्मीर के ऊपर इंडिया का एक ट्रांसपोर्ट प्लेन जो है वो क्रैश करके गिर गया। उसकी फुटेज भी आ गई, उसकी तस्वीरें भी आ गई, लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स उसको डिनाई कर रही है। ये गालिबन एक ट्रांसपोर्ट प्लेन था, जैसे C-130 होता है, उसे C-117 या कोई इस तरह का ट्रांसपोर्ट प्लेन था और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इसमें कई दर्जन उनके सिपाही मौजूद थे
और ये इंडियन एयरफोर्स जो है उसके ऊपर तो लगता है काली माता का ही असर पड़ गया, वो खुद ही आके उसके ऊपर बैठ गई हुई है, क्योंकि हर 15 दिन बाद अब उनके जहाज़ गिराना शुरू हो गई है। वो जहाँ पे उड़ते हैं वहाँ पे गिर जाते हैं। मेरे साथ एयर मार्शल सईद खान मौजूद हैं, दफाई तज्जियाकार। मेरे साथ मौजूद है अली कादर गिलानी साहब, तज्जियाकार हैं, दोनों इस्लामाबाद, यानी एक तो इस्लामाबाद में है, अली कादर जो हैं, और इनसे पूछेंगे कि क्या डेवलपमेंट्स है, क्या कुछ हो रहा है, और आपसे भी मैं राय लूँगा। फ़ोन करने के लिए नंबर्स मैं आपका भी लिखवा रहा हूँ, कॉल्स मैं थोड़ी देर के बाद लूँगा। आप देख लें 37120151 ये लाहौर का नंबर है, और 37120152 ये भी लाहौर का नंबर है। एयर मार्शल, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि हमने ये देखा है, मैं स्टेटिस्टिक्स पढ़ रहा था कि यूजुअली वर्ल्ड में 14% सिर्फ सीज़ फायर्स हैं कि जिनके बाद दोबारा जंग शुरू हुई, यानी 86% जो हैं वो सीज़ फायर प्रिवेल करते हैं। मुझे लग रहा है, डिस्पाइट इधर से भी बयानात आ रहे हैं और उधर से भी बयानात आ रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद है और मुझे लग रहा है कि सीज़ फायर विल कंटिन्यू ओवर हियर। आपकी राय क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मुबश्शिर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग टू योर प्रोग्राम। मेरे ख्याल ये जो आपने ऑप्टिमिज्म आपने शो किया और ये इतनी अच्छी जो आपने अभी फिगर्स दी हैं, मेरे ख्याल पूरी दुनिया जो है वो यही दुआ कर रही है कि ये कॉन्फ्लिक्ट अब खत्म हो। वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग 50th डे ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, और ये जो इस कॉन्फ्लिक्ट ने ये पूरी दुनिया को अपने घेराव में ले लेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो हमेशा उसको बंद करना हर वॉर गेम का एक हिस्सा होता था, लेकिन क्या इतना इंपैक्ट होगा कि पूरी दुनिया रिसेशन में चली जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। इस वक्त पूरी दुनिया मेरी और आपके साथ मिलके ये दुआ कर रही है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है अब अपने इख्तिताम की तरफ जाना चाहिए। जब इस्लामाबाद में पहला सेशन हुआ था टॉक्स का, तो उसके अंदर ये यानी कि खबर निकली थी कि 90% चीजों के ऊपर इत्तफाक हो गया, और ज्यादातर डिस्कशन हुई थी उन 10 पॉइंट्स के ऊपर जो कि अमेरिका ने क्लियर किए थे अपने 15 पॉइंट्स के ऊपर, और जो 2-3 स्टिकिंग पॉइंट्स रह गए थे उनके ऊपर ये डिसाइड हुआ था कि ये कंट्रीज अपने अपने ममालिक में जाएंगी और अपने सीनियर लीडरशिप से उसके ऊपर रायजनी करेंगे। अब जो है, मेरा ख्याल है कि जो फॉरेन मिनिस्टर इराक़ची साहब आ रहे हैं, जो 2-3 स्टिकिंग पॉइंट्स थे जो ईरान ने जिनके ऊपर एक डिसीजन लेना था, आई थिंक ईरान की लीडरशिप उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक अच्छे नतीजे पे पहुंच गई है, क्योंकि जो अमेरिका ईरान से मुबश्शिर साहब एक्सपेक्ट कर रहा था वो ये था कि वो अपनी न्यूक्लियर एनरिचमेंट को ऑलमोस्ट जीरो पर लेकर आए। जो 460 केजीज जो उनके पास एनरिच्ड यूरेनियम है, उसकी डिस्पोजल इस तरह करें कि वो उनके हवाले कर दें, और जो है क्या कहते हैं, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको खोल दिया जाए। मेरे ख्याल में ये तीनों चीजें जो थी, ये ईरान के लिए अब इनके ऊपर अमल करना कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। ईरान पहले ही एनपीटी का सिग्नेटरी था। अगर वो और एज पर एनपीटी आप कोई 3.6% एनरिचमेंट कर सकते हैं फॉर पीसफुल पर्पसेस, तो अगर उसको 3.6% अगर वो नहीं करता, वो 0% पर भी आ जाता है जैसे कि वो ओमान में मान गया था, तो उसको इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। जहां तक 460 किलोग्राम्स का मुबश्शिर साहब ताल्लुक है एनरिच यूरेनियम का, वो पहले भी 2015 में अपना कुछ एनरिच यूरेनियम रशिया को दे चुके हैं, जेसीपीओ के जब इंप्लीमेंटेशन हो रही थी। मेरा ख्याल है कि जो हमारे बाद वो रशिया जा रहे हैं, तो वो इसी पॉइंट को डिस्कस करने जाएंगे कि किस तरीके से जो है क्या कहते हैं, ये जो एनरिच यूरेनियम है वो अमेरिका को तो हरगिज नहीं देगा, लेकिन वो रशिया को देने में बिल्कुल हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। और अगर वो ये प्रपोजल हॉर्मुज पर ये लेकर ये आ रहे होंगे कि हम हॉर्मुज खोल देते हैं और आप ब्लॉकेड हटा, और अगर दोनों चीजें हट जाती हैं तो फिर नेगोशिएशंस जो हैं वो पाकिस्तान में हो सकती हैं। मेरे ख्याल में जब प्रेसिडेंट ट्रंप
अब उठेंगे आज चंद घंटों के बाद, तो उनके लिए ईरानियन जो है ये जो शराइत हैं इनको मानना कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। और अगर स्ट्रेट ऑफ ये जो ब्लॉकेड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, अगर ये कोई 3-4 दिन या 5 दिन के लिए उठ जाता है, तो मेरे ख्याल में नेगोशिएशंस बड़े आराम से हो जाएंगी, और वो जो पीस डील है जो दोनों कंट्रीज चाह रही हैं एक दूसरे से, वो हो जाएगा। सर असल जहां में प्रॉब्लम ईरान यह की बात है है, मार्शल, प्रॉब्लम यह sorry. है कि कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस डू नॉट हैव सिंपल सॉल्यूशंस। ये 45 साल से दोनों ममालिक के कोई डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है, इनके कोई रवाबित नहीं है, इनका आपस में एक्सचेंज नहीं है। एक दूसरे को इबलीस समझता है, दूसरा पहले को ईवल समझता है। दोनों ममालिक के हालात ये हैं, दोनों का ट्रस्ट डेफिसिट है, एक दूसरे को एतबार नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते। ईरान का ये कहना है कि वो 2 दफ़ा हमारे से मुज़ाकरात छोड़ के बीच में हटे, बल्कि वायलेट किया, मान में मुज़ाकरात करे तो उन्होंने हमारे पे हमला कर दिया। अब मैं आपको एक और ख़बर देता हूँ यहाँ पे, विच विल बी एन आई ओपनर फॉर यू। अली कादर साहब को भी अगर आप इजाज़त दें तो शामिल गुफ्तगू कर लें। जी अली कादर, मेरी न्यूज़ ये है, एंड आई स्टैंड बाय माई न्यूज़, के आयतुल्लाह मुश्तबा खामेनाई जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हो गए थे एक हमले में, और क्रिटिकल कंडीशन में, और उनकी एक टांग काटनी पड़ी, और वहाँ पे मसनूई टांग उनको लगा रहे हैं, और उनका एक हाथ और दूसरी टांग जो है, बाजू और दूसरी टांग, वो भी शदीद ज़ख्मी हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि ओरिजिनली इनके वालिद जब वो आयतुल्लाह थे खामेनाई साहब, तो उन्होंने एक फतवा दिया था कि हमने न्यूक्लियर बम नहीं बनाना, ये गैर इंसानी है। और जिस दिन नॉमिनेट हुए हैं मुश्तबा खामेनाई साहब, इन्होंने उस दिन कह दिया कि हमने न्यूक्लियर बम बनाना है। अब वो एक फतवा आ चुका है। वो ईरान की जो क़यादत है उसमें वो मसल नहीं है कि वो अपने आयतुल्लाह का फतवा जो है उसको रद्द कर दे। उसके लिए उनको उन्हीं का सेहतयाब होना ज़रूरी है कि वो उठेंगे और वो आइदर वे को फैसला करेंगे कि यार ये करना है या ये नहीं करना। तो इसलिए मुझे लगता है कि कई चीज़ों पे ईरानी क़यादत जो है वो इधर उधर हॉकी खेल रही है कि यूं कर लें तो यूं ना करें, तो आपने ये गलत किया तो आपने वो गलत किया, वो भी ब्लेम गेम कर रहे हैं, वो भी ब्लेम, बेसिकली दोनों टाइम बाई कर रहे हैं। और मुझे ये सीज़ फायर इसलिए कंटिन्यू करता हुआ नज़र आता है, वरना ये कोई ऐसी कोई क़यामत के इस बात नहीं। जहाँ तक रह गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आई विल बी वेरी सरप्राइज अगर ईरान ने उसका कंट्रोल छोड़ दिया तो। अली कादर, योर 2 सेंस। सर थैंक यू सो मच मुबशर साहब। सब पहले तो ये कि ये जो नैरेटिव बिल्डिंग डिप्लोमेटिक टूर है, विजिट है अब्बास अरागची साहब का बाकी कंट्रीज में, ये बड़ा पॉजिटिव है। दूसरी बात, जब हम मुश्तबा खामेनाई साहब की करते हैं तो वो इनिशियली वॉर पोस्चरिंग थी, बिकॉज पूरी लीडरशिप चली गई थी और उनके ज़हन में नई लीडरशिप के ये था कि इस तरह का किसी किस्म के थ्रेट पे अक्रॉस द टेबल बैठने पे मुखालिफिन को मजबूर कर देंगे। लेकिन वो कुछ और नियत कर इजराइल आया हुआ था। उसका गोल ऑयल एंड गैस या कोई इस तरह का नहीं है, उसका जो गोल है बड़ा वाज़ेह है। अब ये एक बड़ी पॉजिटिव साइड पे डेवलपमेंट है जो आज रात को वो आ रही है, तो हम बीइंग एन ऑप्टिमिस्ट, जिस तरह आप बात कर रहे थे और जिस तरह मास्टर साहब कर रहे थे, ये बड़ी पॉजिटिव बात है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पाकिस्तान तो वो आ रही है नेगोशिएट करने और अपनी टर्म्स। अली साहब, 1 मिनट कथा कलामी हो रही है, मुझे आप खुदा को हाजिर नाजिर जान के बताएं, आपको मैंने कितने दिन पहले कहा था कि फ्राइडे की रात को ईरानी आएंगे? ऐसे ही था, ऐसे ही था। आप वो तो मैं क्या उसकी गवाही दूं, आपका प्रोग्राम में वो आर्काइव हुआ है, तो इट इज अंडरस्टूड, आपने ये बिल्कुल बात की थी। और उसमें मैं आपको सर एक चीज इसमें अर्ज कर दूं, मेरे ख्याल में हमें इस वक्त पूरी कोशिश ये करनी चाहिए कि ये सीज फायर एक्सटेंड होकर इनका एग्रीमेंट हो जाए। एग्रीमेंट होने में डिले इसलिए है कि सर ये 50 साल का, 9 सदी का किस्सा, 2-4 वर्ष की बात नहीं। अब आप ये सोचें कि इसके अंदर उनके सोशल सैंक्शंस हैं, इकोनॉमिकल सैंक्शंस हैं, उनके पैसे फंसे हुए हैं, उनके ऑयल नहीं सेल करने दे रहे थे, उनको किसी किस्म का वेपन बनाने में डिस्करेज किया जा रहा था, ना वो कोई एक्सपोर्ट कर सकते थे ना इंपोर्ट। मुश्तबा खामेनाई का सर वो बयान मैं एज अ वॉर पोस्चरिंग में लूंगा। मेरे ख्याल में जब ये क्रॉस द टेबल बैठेंगे तो इस चीज पर सेटलमेंट होने का वो हो जाएगी, काफी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो एक स्पिरिचुअल लीडर हैं। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट।
उनकी बात को आराम से रद्द नहीं किया जा सकता अगर आप उनके फॉलोअर हैं तो। मुबशिर साहब, इसमें मैं अर्ज कर दूं, जब आपकी 1 लाख बिल्डिंग गिर गई हुई है, आपका 15,000 आदमी शहीद हो चुका हुआ है, आपकी तमाम लीडरशिप शहीद हो चुकी हुई है, आपको $270 बिलियन का लॉस हो गया है। ठीक है, हमारी जज्बाती लगाव बहुत है, एक मुस्लिम कंट्री के साथ ये ज्यादती हुई है, लेकिन टेक्निकली जितना डैमेज अमेरिका और इसराइल ईरान को कर सकता था वो उसने किया है, और ये हमारे लिए इस खिते यार में ये वो कौम मुनासिब है, नहीं ये कि- वो कौम है जो खुद अपना खून निकाल लेती है यार। आप इनको डराएंगे? सर लेकिन डरते नहीं है ये वो। कोई, सर आई थिंक दे शुड सेव दैट ब्लड फॉर नेक्स्ट वॉर, और अभी उनको किसी तरीके से सेटलमेंट करनी चाहिए, क्योंकि ईरान मजीद हमलों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ग्राउंड रियलिटी है। ए मार्शल साहब, मुझे ये बताइएगा कि ईरान तो किसी हमले का मुतामिल नहीं हो सकता, लेकिन गल्फ भी नहीं हो सकता और अमेरिका भी नहीं हो सकता। ईरान को इतना क्रेडिट दें कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को 48 दिन इंगेज करके रखा और उसने उनको आटे दाल का भाव तो बता दिया। ईरान के ऊपर 45 साल से सैंक्शंस लगी हुई हैं, ठीक है ना, किसी को याद भी नहीं था। उन्होंने 12 दिन के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद की है, आधी दुनिया की इकॉनमी हिल गई है 12 दिन, आप देख लें। तो ये आपको उनके भी राइट एक्सेप्ट करने पड़ेंगे और अमेरिका की भी राइटफुल बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, फिर ही मुज़ाकरात सही होंगे। मुबशिर साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ईरान ने बीइंग अ मिडिल पावर, उसने एक सुपर पावर को नाको नाक चने चबा दिए हैं, ठीक है ना। अगर आप ये देखें कि नोबडी एक्सपेक्टेड दिस वॉर टू गो बियॉन्ड अ वीक, और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3rd या 4th डे के ऊपर ईरान अपने घुटने टेक देगा, लेकिन जिस तरह आप खुद फरमा रहे हैं कि वी आर नाउ ऑलमोस्ट रीचिंग द 50th डे ऑफ वॉर, और ईरान जो है प्रैक्टिकली जंग जीत चुका है। मसला सिर्फ मुबशिर साहब ये है कि ये पीस डील इसलिए नहीं हो पा रही कि अमेरिका भी यहां से एक नोशन ऑफ विक्ट्री लेके जाना चाहता है। पहली बात तो ये जंग अमेरिका की और ईरान की थी ही नहीं, ये इजराइल और ईरान की जंग थी, जिसको अमेरिका ने टेक ओवर कर लिया, और इजराइल ने बड़ी कंफर्टेबली अपने आप को सीन से मोमेंटरीली हटा लिया, और अब ये जंग अमेरिका और ईरान की जंग बन गई। अमेरिका के अंदर इटसेल्फ ये जंग इज नॉट एक्सेप्टेबल। लोग जो हैं वो इस जंग को पसंद नहीं कर रहे, और प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी पॉपुलैरिटी की मिनिमम रेटिंग के ऊपर चले गए। दूसरा ये है कि अमेरिका को भी ये जंग बहुत महंगी पड़ रही है। दे आर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट समथिंग लाइक $1 बिलियन अ डे, और अभी अगर उस 1 मई तक अगर उन्होंने रैप अप नहीं किया तो उनको कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा फॉर द एक्सटेंशन और फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ द ट्रूप्स इन दिस एरिया, जो कि मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं जाना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत अनपॉपुलर हो चुके हैं। सो अमेरिका जो है, जिस तरह हमने बात की कि वो ईरान से कुछ चीजें एक्सपेक्ट कर रहा था, ईरान भी इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद, जबकि वो यानी कि वॉर ऑफ परसेप्शंस जीत चुका है, तो वो ये चाहेगा कि जी उसके ऊपर जो सैंक्शंस है 47 ईयर से, वो सैंक्शंस खत्म हो जाएं और जो उसके एसेट्स फ्रोजन है वो उसको मिल जाए। जिस तरह अली कादर साहब ने भी फरमाया, ईरान में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, और उसने अपने आप को यूएई में भी हुई है, कतर में भी हुई है, बहरीन में भी हुई है, इजराइल में भी हुई है, ऐसी बात नहीं है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं। सर एक मिनट ठहर जाएं। इन ऑल फेयरनेस, मैं न्यूट्रल रहना चाहता हूं, लेकिन मैं ये नहीं सुनूंगा कि जी सिर्फ ईरान का नुकसान हुआ। ईरान ने आधी दुनिया को आगे लगाया हुआ है। देखिए, ईरान का नुकसान, हम इस वक्त सिर्फ ईरान और अमेरिका की बात कर रहे हैं। मैं तो उनकी दिलेरी की बात कर रहा हूं। आप देखें, आफरीन है। अगर मुबशिर साहब अगर आप इजाजत दें, देखिए, अगर यूएई का नुकसान हुआ है और वो अपने आप को रीबिल्ड करना चाहता है, तो उसके पास पैसे मौजूद हैं ना? नहीं है। अब उसने अमेरिका को कह दिया मुझे स्वैप कर दो। मिनिस्टर ने खुद फरमाया है, मिनिस्टर ने खुद कहा है कि हमारे दिरहम स्वैप कर दो। रिजर्व्स हैं, और 2 ट्रिलियन उनने अमेरिका के अंदर बॉन्ड्स की शेप में रखे हुए। आपके भी कई मिनिस्टर, आपके भी कई फाइनेंस मिनिस्टर जो है ना, मैं बहुत को रोजी पिक्चर्स दिखाते रहे हैं, हमें पता है हमारे पास क्या है, तो उनका भी रहने दे, मेरा मुंह ना खुलवाएं। को मुश्ताक साहब है कॉलर। जी मुश्ताक, अस्सलाम वालेकुम। कॉल कट गई है जी।
कॉल्स लेना शुरू करते हैं और भी जो आती हैं वेरी क्विकली। अली, अब दी आंसर्स हैव टू बी वेरी शॉर्ट बिकॉज कॉल्स मैं लेने लगा हूँ बीच बीच में। अली, आप क्या कहेंगे? एज कंपेयर टू ईरान का जो नुकसान हुआ है, दूसरों का नुकसान उतना बड़ा नहीं है। और इसमें एक चीज पे तो दूसरी राय कोई नहीं कि वो दिलेरी दिखाई है। और हम जो ईरान की जीत कह रहे हैं ना, वो जीत ये है कि उन्होंने रेजिलियंस दिखाई और उन्होंने रिटेलिएट किया मुकाबले पे। वरना नुकसान तो अमेरिका का एज सच कंपेयर टू ईरान तो ना होने के बराबर है। उनके ऊपर अगर नुकसान हुआ है तो वो सियासी हुआ है अली, और वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर मुल्तान उनकी से पॉलिसी पहला है। कॉलर है अली शाहिद साहब, मैं तो नहीं रोक सकता, आप गिलानी है, वो मुल्तान से हैं। जी मुल्तान शाहिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब साहब। सर जी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ। ये हमारे पास ये पेट्रोल सस्ता होगा। मुझे जब जंग थमेगी। पेट्रोल सस्ता का, बस ठीक है, थैंक यू। वो मैं आपको बताता हूँ। और एक बंदा जा रहा था सड़क पे, उसको रास्ते में एक तरबूज मिला तो आना मिला, उसने उसको काटा तो बीच में से एक जिन निकल आया। कहता क्या हुक्म है मेरे आका? कहता अच्छा तू गल करेंगा जो भी मैं कहूँगा? कहता हाँ जी। कहता DHA में मेरे लिए घर बना दे। कहता अकल कर, मैं आप तो आने च रहना, तेनू घर बना दिया। मुझे खुद नहीं पता पेट्रोल कब कम होगा, मैं आपको कैसे बता दूँ? इधर उधर की बातें तो नहीं। करीम बख्श, अस्सलाम वालेकुम। में भी कुछ तबादले ख्याल कर दें मेहरबानी जनाब। मैं आपका फैन हूँ सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, ओके, थैंक यू, बड़ी मोहब्बत है आपकी। जी अली, आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि ईरान का इस वक्त बहुत जरूरी है इस चीज को सेटल करना, अपने आप कदमों को दोबारा खड़ा करना। हाँ, टेक्निकली देखें तो ईरान 10 से 12 साल पीछे चला गया है इस नुकसान की वजह से, एंड इट विल टेक अनदर 10 to 12 years टू रिवाइव बैक। ईरान का एक और उसके लिए प्रॉब्लम है, उसको आप प्लीज समझें। वो ये कहता है 10 साल नहीं, हम 20 साल पीछे चले गए, लेकिन हमें लिखकर गारंटी दो आप हमारे ऊपर हमला नहीं करोगे ताकि हम अपनी कंस्ट्रक्शन कर सके। अगर आप वो गारंटी नहीं देते तो उनको ये सीजफायर नहीं चाहिए कि एयर मार्शल के 1 साल बाद आप दोबारा हमला कर दें उन पे। सर बिल्कुल उनकी ये जायज बात है, लेकिन अगर आप ट्रंप साहब की शख्सियत को देखते हैं तो ये उनकी लास्ट टर्म है और वो एक बकेट लिस्ट लेकर आए थे जो ऑलमोस्ट उनकी वो पूरी हो चुकी हुई है, तो ही इज नो मोर इंटरेस्टेड। और मेरे ख्याल में जैसी उनकी शख्सियत है वो इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं है कि JD वैंस 2028 में इलेक्शन जीत पाते हैं या नहीं, या रिपब्लिकन पार्टी वो इनके इश्यूज ही नहीं है, बेनिफिट या नुकसान वो अपनी जात से बाहर नहीं सोचते। पिंडी तो से इस तरह के आदमी को हैंडल करने के लिए उनको विनर ट्रॉफी का एहसास दिलवा के इस जंग को रैप अप करना सबके हक में। पिंडी से अली नकवी हैं। अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। वालेकुम अस्सलाम सर। सर पहले तो थैंक यू जी, बड़ी जल्दी नंबर मिल गया। सवाल मेरा ये है कि अगर ये जंग बंदी ना होती तो अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो आगे किस तरह आ सकते थे? जंग के दौरान तो वो दूर दूर भागे रहे हैं, तो ये जंग बंदी के जरिए ही वो इतने पास हैं। अगर बंदी खत्म होती है तो फिर ये इधर जंग बंदी कायम रह सकती है या नहीं? अली थैंक यू। एयर मार्शल आपके लिए सवाल है ये। देखिए, जो अगर आप नेवल वॉरफेयर की बात कर रहे हैं अली साहब, तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका और ईरान के दरमियान एक नेवल वॉरफेयर होगी। ये जो ब्लॉकेड्स है ना, ये तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर बाहर की तरफ लगाए जाते हैं। और इस वक्त जो है ना, ईरान की ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने बॉर्डर से कोई 200 किलोमीटर बाहर इंटरनेशनल वाटर्स में जाए और अमेरिकन नेवी को चैलेंज करे। जो है ना इस वक्त, और ना ही मेरे ख्याल में अमेरिका इस वक्त चाहता है कि ईरान के साथ किसी कॉन्फ्लिक्ट में आए, और वो इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर अपनी शिप्स लेकर नहीं आ रहा। सो मेरे ख्याल में नेवल बैटल तो नहीं होगी, और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गई तो फिर अमेरिका को भी कोई एतराज नहीं होगा। अगर आप देखिए तो अभी ये पार्शियल ब्लॉकेड है, फुल ब्लॉकेड नहीं है, सिर्फ ईरानियन ऑयल का ब्लॉकेड है। कराची ऐसे कॉल है जी। कराची, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं कराची से शहजाद बात कर रहा हूँ। कैसे हैं लुकमान साहब? जी शहजाद भाई, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है।
सिर्फ यार सिर्फ मुख्तसर सी करनी थी, जो बहादुरी और जो दिलेरी ईरान ने भी दिखाई है, क्या हम 2001 में ये नहीं कर सकते थे जो हम पे इतना पाकिस्तान पे बर्डन आया अफगान वार के बाद, और हम इतनी मुश्किलात से गुजर रहे थे और अब भी गुजर रहे हैं। यानी जंग कहीं होती है, महंगाई यहाँ बढ़ जाती है, कहीं भी कुछ और हो, असर पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, मैं समझ गया। असल में भाई मेरे ये है कि हाइंडसाइट में सोचना और फैसले करना 25-26 साल पुरानी बात के ऊपर फैसला देना बड़ा आसान होता है। जब आप उस मोमेंट के अंदर से गुजर रहे होते हैं ना, तो वो फैसला जो होता है ना वो बहुत ही मुश्किल होता है। आदमी के नर्व्स कांप जाती हैं, हाथ पैर कांप जाते हैं, कई सही होते हैं, कई गलत होते हैं। अली कादिर, एक बात जो मुझे कंफ्यूज कर रही है ना वो ये कि इन ऑल फेयरनेस अमेरिका और ईरान दोनों ने सीज फायर वायलेशन की है। एक ने अपना हुर्मुज़ ब्लॉक करके रखा है और एक ने नेवल ब्लॉकेड लगाया। इन रियल सेंस ऑफ वॉर जब नेवल ब्लॉकेड होता है ना, दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। इसी तरह अगर आप किसी वाटर रेजर्वायर को ब्लॉकेड करते हैं, वो भी एक्ट ऑफ वॉर है, वो भी अपना सही नहीं है। तो दोनों गलतियां कर चुके हैं। मुबशर साहब, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। आज पीट हेग्सेट की जो फ्रेश प्रेस कॉन्फ्रेंस थी विद द डिफेंस चीफ, उसमें तो उन्होंने कहा कि वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। ये वक्ती तौर के ऊपर हमने जो सीज फायर की है, इसमें ईरान के पास बेहतरीन टाइम है कि वो इसको कंसिडर करे और किसी सेटलमेंट पर आए। तो एक्ट ऑफ वॉर में तो वो ऑलरेडी हैं और वो इसको एडमिट भी कर रही हैं। इशू ये है कि ये ब्लॉकेट जो अमेरिका ने की है, ये ईरान के लिए नहीं है, ये चाइना को मसल पावर दिखाई है कि हम आपका ऑयल रोक सकते हैं। अली, क्या कभी तहकीक होगी? चले पाकिस्तान में तो तहकीक नहीं होती, अमेरिका में तहकीक होगी कि किस किस ने इस वॉर के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर एक किलिंग किस्म का अमाउंट बनाया। सर, वो ऑलरेडी शुरू हो गया हुआ है जो इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर। बल्कि इन्होंने अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज हांगकांग से किसी रशियन को भी पकड़ा है जिसने इंपल्सिव बाइंग की थी, और 75 मिलियन की बाइंग हुई है जिस दिन रात को इन्होंने। चलो, कर अमेरिकन रहे हैं तो पकड़ रशियन को रहे हो यार, ये भी कमाल है। पंजाब पुलिस कर रही है वहां पे काम। सर, वो रशियन इन्हीं की ना प्रॉक्सी हो जो कहा जा रहा है, और इसका तो फ्रॉन्जिक होगा, बिकॉज जिस किस्म की ये इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है और 15-15 मिनट पहले उसमें तो डेट वाइज अमाउंट ऑफ मनी दे हैव मेड, वो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड आ चुकी हुई हैं। और अमेरिका में तो इसके ऊपर टॉक शोज हो रही हैं, पॉडकास्ट हो रही है। अच्छा जी, ए मार्शल, मुझे ये बताएं कि मेरे पास तो वीडियो आ गई है कि इंडिया का एक ट्रांसपोर्ट प्लेन जो है वो कश्मीर की वादियों में जाके क्रैश हो गया। इंडियन एयरफोर्स अब हमेशा की तरह डिटाई की तरह उसको डिनाई करी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, जबकि उसकी पूरी फुटेज आ चुकी है, तस्वीरें आ चुकी हैं। और अब खबर ये आ रही है कि उनके अपनी एयर डिफेंस ने उसको शूट डाउन कर दी है। यार, आप इंडियन एयरफोर्स वालों को अपने को ड्राइवर शाइवर भेज के उनको को फ्लाइंग तो सिखा दें। उन बेचारों को नहीं आती यार, हर 15 दिन बाद एक जहाज गिरा रहे हैं। और मुझे गुस्सा आता है, इतने अच्छे अच्छे जहाज है जिनको वो पेल रहे हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं ना, इट इज नॉट द मैन, इट इज नॉट द मशीन, इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन दैट एक्चुअली मेक्स इट अ फाइटिंग वेपन। अनफॉर्चुनेटली जो है ना, इंडियन एयरफोर्स ने लगता है कि अपनी जो है एयर डिफेंस कंट्रोलर्स और पायलट्स की वो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स नहीं रखे मुबशर साहब जो पाकिस्तान ने रखे। और इसी वजह से आप देखें कि पाकिस्तान एयरफोर्स का ना इज वन ऑफ द सेफेस्ट सेफ्टी रिकॉर्ड्स इन द वर्ल्ड। हमारे मिनिमम जहाज गिरे हैं। और एक तो ये कि हमारे पायलट अच्छे हैं, दूसरी बात है मापा पेट्रोल इतना महंगा, हम चलाते ही कम है। नहीं, ऐसी हरगिज नहीं है। अच्छा। वी फ्लाई वन ऑफ दी, यानी कि हमारे जो पायलट्स हैं उनकी पर मंथ फ्लाइंग एवरेज इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, वेरी गुड। हम तो एयरफोर्स के फैन है जी, लेकिन सीरियसली ये क्या हो सकता है कि अपने एयर डिफेंस सिस्टम अपने ट्रांसपोर्ट प्लेन को मार रहा है? बैड मैनेजमेंट, बैड प्रोसीजर्स, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं हो सकती। कहीं आप लोगों की शरारत तो नहीं है ईडब्ल्यू में कि आपने उसके जीपीएस को अपना वो कर दिया, मैसअप कर दिया और वो एनिमी एयरक्राफ्ट समझे एयर डिफेंस? मेरे नहीं ख्याल में कि हम इस तरह के ना, ये वी आर नॉट इंडियंस, हम इस तरह की कोई गलत हरकत नहीं करेंगे। और ख़ास तौर पे इस वक्त पे जब के पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो हम इस तरह के आई डोंट थिंक सो कि तो ये मुझे बताएं, 2 महीने कोई हरकत की होगी। 2 महीने के अंदर 2 सुई MK1
वो अपना Su-30 वो गिर गए। मैं भी एक रशियन सीनियर डिप्लोमेट के साथ था इस्लामाबाद में। मैंने उनसे कहा कि भाईजान ये क्या जहाज़ बना रहे हो, तो वो रोने वाला हो गया, कहता अल्लाह की कसम हमारा जहाज़ बहुत अच्छा है, उनको उड़ाना नहीं आता। मुबशिर साहब, फ्रेंच प्रेसिडेंट भी यही कहते हैं कि राफेल ते साडा बेस्ट जहाज सी, ठीक है ना। उन्होंने राफेल को सेली इस बेसिस पे किया था कि जी के ये दुनिया का बेहतरीन फाइटर है और F-35 की कैपेबिलिटी के। और वैसे मैं मानता हूँ अली कादिर, मैं आपको एक बात बताऊँ कि अगर आप राफेल देखें ना, दुनिया के खूबसूरत तरीन जहाज़ों में से है और कोई शक नहीं है कि ये 4.5 जनरेशन में किसी से भी कंपैटिबल है। सिर्फ इस बेचारे को मार पड़ी है तो J-10 से मार पड़ गई है, वो भी उनके पायलट्स की वजह से। सर देखें, इस पे तो एक्सपर्ट ओवरव्यू एयर मार्शल साहब ने दे दिया, ही इज द एक्सपर्ट। लेकिन ये लैक ऑफ ट्रेनिंग और जो हमारा रिएक्शन टाइम है सर, वो सुपर्ब है हमारे पायलट्स का। और आज का नहीं सर, आप हिस्टोरिकली उठा के देख लें, जिस वक्त हमारे पास बड़ी प्रिमिटिव किस्म की मशीन थी, उस वक्त भी हमारे पायलट्स पूरी दुनिया में मशहूर थे। और ये वाहिद पायलट्स हैं जिन्होंने इजरायली प्लेन भी गिराई हुई हैं। सो ये तो दैट इज बिसाइड द पॉइंट। मुझे तो ये खदशा था कि कहीं ये एडमिट ना कर लें, आज ईरानियों ने आना है, हो सकता है सुबह तक अमेरिकन पहुंच जाएं और उधर जहाज गिरा के ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में हमारे पे डाल। अभी अमेरिकन नहीं आ रहे, मेरा नहीं ख्याल कि अभी अमेरिकन आएंगे। उनकी लॉजिस्टिक की टीम तो यहीं पे मौजूद है, लेकिन अभी जो ये बातें बता रहे हैं पहले हम लोग उनको कन्वे करेंगे, उसके बाद को आने की उम्मीद होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। अगर इस तरह का मामला ना होता तो ये आगे रशिया और मस्कत ट्रेवल ना कर रहे होते, फिर ये रुक जाते। इनका आगे जाने का मतलब यही है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे देकर ये जाएंगे, फिर अमेरिकन के साथ पाकिस्तान की बात होगी, उसके बाद फिर आपस में बैठ के कुछ सेटलमेंट होगी। ट्रंप साहब का ये एक्सरसाइज करने का मकसद ये था कि उनके पास 28 को कांग्रेस के पास इजाजत लेने के लिए जब दोबारा जाना है तो कोई जवाब हो, अगर सेटलमेंट ना हो तो वो उनको बताएं कि मैंने अपनी आखिरी भरपूर कोशिश की थी, उसमें ईरान नहीं मान रहा, तो मुझे मजीद 2 महीने का टाइम दिया जाए इस वॉर के लिए। सो ये एक उनकी टैक्टिक्स भी है जिसकी वजह से, और आज का पीट हेग्सेट का बयान भी इस चीज का अंदिया दे रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं सेटलमेंट करने की, लेकिन क्योंकि ईरान नहीं मान रहा तो लिहाजा हमें मजीद टाइम फराहम किया जाए इस वॉर के लिए और बजट की। मुझे एयर मार्शल एक बात बड़ा कंफ्यूज कर रही है। J-17 थंडर हमारा जहाज है, दुनिया उसकी तारीफ कर रही है, उसका इंजन जो है वो रशियन इंजन है और उसके बहुत बाद का इंजन जो है वो Su-30 में लगा हुआ है, Mk1 में, और बहुत एनहेंस्ड इंजन है वो। तो इतने अच्छे इंजन वाले, इतने अच्छे सुपीरियर जहाज, इनसे क्यों नहीं हवा में रह रहे, क्यों जमीन पे ले आते हैं? एक कल दरख्त में भी मार दिया पिछले दिनों, एक्चुअली दरख्त को मार दिया जाके। आपको पूछे यार तू अन्ना साहब कीस है, दरख्त को कैसे मार दिया? मुबशिर साहब, जो है ना, वाहिद वजह जो है ना वो है कि इनएडिक्वेट ट्रेनिंग। अगर आप अपने पायलट्स को वो ट्रेनिंग नहीं देंगे जिस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी पायलट्स को देती है, तो आपके साथ यही होगा। आप जो Su-30 MKI की बात करें, इट इज अ जनरेशन 4.5 एयरक्राफ्ट। इसके अंदर इतने कंप्यूटर्स और इतने सारा कुछ गैजेटरी कॉकपिट के अंदर है कि पायलट तो हर वक्त यानी कि ही इज प्लेइंग वीडियो गेम्स इनसाइड द कॉकपिट। और वो इसलिए होता है कि बिकॉज उसने एम्प्लॉयमेंट जो करनी होती है, वो उसने अपने सारे वेपन्स को बेहतरीन तरीके से एम्प्लॉय सिर्फ वो उस वक्त कर सकता है व्हेन ही इज ऑन टॉप ऑफ थिंग्स। लेकिन अगर आप ऑन टॉप ऑफ थिंग्स नहीं होंगे तो आप उस कॉकपिट में बैठ के फिर एक, जिसको कहते हैं ना पंजाबी में, कि गवाची गां बन जाएंगे, ठीक है ना। और एक मुझे तो यही लग रहा है कि द ओनली रीजन व्हाई इंडियन एयरफोर्स इज लूजिंग सो मेनी एयरक्राफ्ट एंड पायलट्स, या ये जो अभी एट्रिशन हुई है उनकी अपने एयर डिफेंस के साथ, अपने एयर डिफेंस वेपन से, इज बिकॉज ऑफ वेरी लो, वेरी पुअर ट्रेनिंग एंड नो कंसिडरेशन टुवर्ड्स द ह्यूमन रिसोर्स जो वो इंडक्ट करते हैं इन दोनों प्रोफेशंस के अंदर। जहाज का क्या कसूर है? आप इमेजिन करें आपके सर पे किसी ने नारियल मारा है, आपकी आंखों में तो नहीं दी है, और आपको अपना मिर्चें जो है वो दे रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं परफॉर्म कर, हूँ तेरा मेहरबानी परफॉर्म कर। कहाँ से करेंगे आप सर ही फाड़ेंगे ना उसका। एक कॉलर मैं ले लूँ पहले, कराची से इम्तियाज़ हैं। जी इम्तियाज़, अस्सलाम वालेकुम।
सर मैं आपका फैन हूँ, आप जैसे बहुत शो का फैन हूँ। मैं बस एक बात कहने ही चाह रहा था कि आप एक्सपर्ट लोग हैं, दुनिया देखिए, ये अर्ज कीजिएगा कि अब आगे होगा क्या। और दूसरी बात ये अर्ज करना चाहता हूँ, यार कितना अच्छा ना होता कि हम सारे दुनिया में प्यार मोहब्बत से रहते तो दुनिया जन्नत की मानिंद हो जाती। ये समझ से बाहर है कि इंसान क्या से क्या कर जाता है। तो इस पे जरा रोशनी डालिए कि आगे होगा क्या। यार बड़े लोग परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है। बड़ी बात है, और मेहरबानी आपकी। जब हाबील और काबिल थे ना, तब भी नफरत थी और 2 लोग थे या 4 लोग थे उस वक्त, आप ये समझ लें। तो अब तो 8 बिलियन लोग हैं, उसको मल्टीप्लाई करें 2 में, अगर 50% गलत थे तो आज आप सोच लें कि कितने बिलियन लोग जो है वो गलत हो सकते हैं। ये फितरतें होती हैं, फितरत के मुतल्लिक हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। और आगे क्या होना है अली कादर, आगे क्या होना है, जल्दी से बता दें। सर मेरे ख्याल में ये जो मामलात एक पॉजिटिव साइड पर जाएंगे। आज रांची साहब के अराइवल पे बड़ा डिपेंड करता है कि वो पैगाम क्या लेकर आए हैं, बिकॉज उनके पीछे एक मिलिट्री हायरार्की बैठी हुई है जो इसके काफी इन्फ्लुएंस कर रही है ईरानी इस्टेब्लिशमेंट में। सो बहुत जरूरी है कि उनके आने पे उनकी तरफ से किस किस्म की डिमांड, क्या रिक्वायरमेंट आती है और फिर क्या अमेरिका उसको एक्सेप्ट करने को तैयार भी है कि नहीं। उसमें सबसे जरूरी आंसर ये है कि रिपब्लिकन पार्टी कैसे बिहेव करती है आफ्टर ओके, कांग्रेस। ठीक है। एक कॉलर है, कॉलर अस्सलाम वालेकुम। भाईजान अपने टीवी की आवाज बंद कर ले। उन्होंने उस फोन का आवाज बंद कर दी। चलें, थैंक यू। वेरी क्विकली अली, आप खत्म कर लें अपनी बात। उसमें अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर, वो इट इज नॉट ओनली अबाउट द न्यूक्लियर एनरिचमेंट। ये प्रॉबली उसी सिलसिले में रशिया भी जा रही है, और रशिया अगर उसके अंदर आर्बिट्रेशन कर लेता है तो काफी चीजें सेटल इसलिए हो सकती हैं कि उनका पहले से न्यूक्लियर प्लांट रशियन चला रही हैं। और वो जिस दिन ये अटैक हुआ था और उनकी साइट्स को थ्रेट किया था, तकरीबन 550 उसकी जरूरत नहीं है यार वहां पे जाने की। रशिया की एम्बेसी है ना वहां पे, एम्बेसडर को ये मैसेज दे सकते हैं। 400 रशियन इंजीनियर्स, न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है काम कर रहे हैं वहां पे ईरान में, उनको कहा जा सकता है। एम्बेसडर की बहुत आगे की बात है, जहां पर अब जिस नहज पे मामलात पहुंच चुके हैं। और ये बहुत जरूरी हो गया है कि इसका विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, मैं कहूंगा, हम बहुत ज्यादा जज्बाती और इम्पेशेंट हो जाती हैं। पाकिस्तान एक बड़ी पॉजिटिव मोमेंटम में ये एक्सरसाइज कर रहा है। हमारी गवर्नमेंट मजीद एफर्ट करेगी तो इसका कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव रंग निकलेगा। हम बड़ा कोशिश कर रहे हैं कि कुछ घंटों में फैसला हो जाए, कल आकर कोई सेटलमेंट कर ले और बात खत्म करें। जितनी लंबी जंग हुई है, 2 माह हो गए हैं इस बात को, ये 2-4 दिनों की बात तो नहीं है कि सेटल हो। जी ए मार्शल, मुझे ये बताएं कि अगर आपको मैं तेजा दे दूं उड़ाने के लिए, आप उड़ाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं यार तेजा समोसा, इतना प्यारा समोसा है, समोसे की शक्ल वाला है वो जहाज, आप उसको क्यों नहीं उड़ाना चाहेंगे? यानी कि हम अल्लाह ताला ने हमें इतना खूबसूरत जहाज JF-17 दिया है, तो अगर मैंने उड़ाना है तो मैं JF-17 उड़ाना ज्यादा पसंद करूंगा बजाय तेजा को। दूसरा ये कि जो तेजा है ना, वो अब जो है ना उसके अंदर जो गैजेट्री लगी हुई है या जो उसके अंदर चीजें हैं, वो अब जो है ना 3rd जनरेशन भी नहीं। हाँ, वो तो बेचारा बिल्कुल ही रह तो जो गया है ना इसी वजह से। और दूसरी बात यह है कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने उसकी डिलीवरी को इतना डिले कर दिया है कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर उसके मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। ठीक है, सो इट इज नॉट सेफ टू फ्लाई तेजा एनी मोर। और इसीलिए आपने देखा होगा सारे ग्राउंड हो गए हैं। जी, सारे ग्राउंड। पेशावर से कॉल है हमारे, मैं आता हूँ। प्लस होने चाहिए थे, उनके पास 36 भी अभी नहीं है मुझे। हाँ, पेशावर से कॉलर हैं जी। पेशावर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बशरुकमान साहब, मेरा नाम नफीस अहमद है। मैं आपको, मेरा आर्मी चीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और सबसे बढ़ के पाकिस्तान, जो उसको सारे ऑल वर्ल्ड में पहले दूसरी नजर से देखा जाता था, आज अल्लाह की ताकत, अल्लाह की बढ़ियाई के साथ एक इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है। और इसको हमेशा कायम और दायम रहना रखे अल्लाह ताला आपको भी अमान में रखे और हमारे लिए भी दुआ करे। इंशाल्लाह। जितना आपका खूबसूरत नाम है उतनी ही खूबसूरत आपने बात की। अली कादर, कितनी नफीस बात की है उन्होंने।
जी बिल्कुल, पाकिस्तान हैज टेकन अ पैराडाइम शिफ्ट। जितनी पाकिस्तान की जिस प्लेटफॉर्म पर इज्जत हो रही है, और बीच में कल लोग पैनिक हुए और उन्होंने अपनी जजमेंट्स देनी शुरू कर दी रिगार्डिंग द नेगोशिएशन। आज उन सबको जवाब मिल जाएगा जब रात को वो यहाँ पहुंच के हमारी गवर्नमेंट के साथ बैठ के दोबारा से बातचीत का आगाज करेंगे। ए मार्शल, हम इस मोमेंटम को बरकरार रख सकते हैं जो पाकिस्तान की इज्जत बन रही है पूरी दुनिया में? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि हम तो ऑलरेडी वो अचीव कर चुके हैं जो सारी दुनिया में हर मुल्क जो है तकरीबन बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करता है उस इमेज को बनाने के लिए। पहली बात तो यह है कि जो इंडिया ने जितना पैसा पिछले 10-15 साल में इस्तेमाल किया था पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने के लिए, और उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान का एक बुरा इमेज दुनिया में फैलाया था, पाकिस्तान ने बगैर $1 खर्च किए हुए दोबारा उस इमेज को रिट्रीव कर लिया है और पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की तारीफ कर रही है। सो हम जो हैं वी आर ऑलरेडी ऑन द विनिंग साइड ऑफ द फेंस। जो इस वक्त जो है, जिस तरह अली कादर साहब भी कह रहे हैं, हम जो हैं क्या कहते हैं, देखिए वी आर द मॉडरेटर्स यानी इन दीज नेगोशिएशंस। हमारा काम था कि वो लोग जो 47 ईयर से एक दूसरे के सामने बैठ नहीं सकते थे, और जिस तरह आपने खुद फरमाया मुबशिर को वो एक दूसरे को शैतान कहते थे, वो आज पाकिस्तान की वजह से आमने सामने बैठे हुए हैं और अपने मसाइल को डिस्कस कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान हैज अचीव्ड अ लॉट। इस वक्त दुनिया का कोई कैपिटल नहीं है जहां पाकिस्तान की तारीफ ना हो रही हो, और अब हमें इंशाल्लाह जब भी ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो, हमें अपनी जो है आगे देखना चाहिए कि हम अपनी दिल्ली में तो काफी लोग कोमा में चले गए, कदमों पे खड़े हुए। रोहान है लाहौर से। जी रोहान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अभी आपने सवाल पूछा था अपना एयर मार्शल साहब से तेजा के बारे में, तो उन्होंने कहा जी उनको मैं उड़ाना पसंद नहीं करूंगा। तो एयर मार्शल साहब से कह उनसे कहा जी हाँ जी F-16 से उसको उड़ाना पसंद करूंगा मैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू रोहान, आप सही कह रहे हैं। अल्लाह ताला हर पाकिस्तानी पायलट को जो है ना वो सुरखरू रखे हवाओं में, एंड यानी वो हम एक फ्लाइंग की एक टर्म होती है, एवरीबडी गेट्स हैप्पी लैंडिंग्स ऑल द टाइम, और ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखिएगा। लेकिन उन्होंने सीरियस नोट, मैंने तो 2-3 दफ़ा कहा था एयर मार्शल, एक दफ़ा अली कादर के थ्रू भी मैसेज भिजवाया था, क्योंकि इंडिया में बहुत इनकी वाकफियत है और लोग इनको देखते हैं वहाँ पे। तो मैंने कहा था यार उनको मैं उनके पायलट्स को फ्लाई करना सिखा देता हूँ। आप फाइटर पायलट मैं नहीं बना सकता क्योंकि मैं फाइटर खुद नहीं हूँ, तो कम अज़ कम वो जहाज पीस टाइम में तो नहीं गिराएंगे ना। ये मानते ही नहीं ये लोग अपना। देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम दैट दे हैव एयर मार्शल। There is actually मुबशिर a very serious problem in the training methodology. अगर आप ये देखें कि जितनी फाइन ट्रेनिंग पाकिस्तान एयरफोर्स में होती है, उतनी वो वाले स्टैंडर्ड्स ना ही इंडिया में कभी अचीव किए हैं और ना ही वो उसको फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि जो हमें 2025 में विक्ट्री मिली थी वो J-10 की वजह से नहीं मिली थी या PL-15 की वजह से नहीं मिली थी, वो उस एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी की वजह से मिली थी जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने उस दिन अप्लाई की थी। और वो स्ट्रेटेजी वो थी कि जो इंडिया एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आज से कुछ साल पहले आप लोग करते थे ना, आई फॉलो रेल रोड, आई फॉलो हाईवे, वो इंडियन आज भी वही कर रहे हैं। जी, अगर आप मुझे इजाजत दें मुबशिर साहब, सिर्फ आपकी नॉलेज में मैं लेकर आना चाहता हूं कि जब मई 25 में इंडिया ने जंग शुरू की तो उनको अपने 3 वेपन सिस्टम्स के ऊपर बहुत यानी कि गरूर था। एक राफेल पे, एक ब्राह्मोस पे, और एक जो इजरायली ड्रोन था उनके पास हेरल्ड, और नहीं S-400 पे भी। पाकिस्तान ने इन द फर्स्ट 2 आवर्स इन तीनों वेपन सिस्टम्स को डिफीट करके इंडिया को मजबूर कर दिया कि वो उसको ग्राउंड करे। सो इट वाज दैट आला स्ट्रेटेजी विच द पाकिस्तान एयरफोर्स एम्प्लॉयड। इंडिया एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था पाकिस्तान एयरफोर्स को उस तरह फाइट करने का जिस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स ने फाइट की। सो ये जो स्ट्रेटेजी है ये आपको विक्ट्री दिलाती है। जो आपकी सोच है, जो आपका मेंटल कैपेबिलिटी है, वो आपको एक दुश्मन जो आपसे 5 गुना ज्यादा तादाद में भी है और क्वालिटी में भी बड़ा है, उसको हराने में आपकी मदद देती है। आई थिंक पाकिस्तान
is one of the finest air forces in the world, and they train and they give the maximum amount of time to the training of their pilots and air defense controllers. एयर मार्शल सईद खान, आपका अली कादर गिलानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने हमें जो तमाम हज़रात का शुक्रिया जिन्होंने कॉलिंग की। एक बात मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ही एक फ़ख्र की मोमेंट है, एक प्राइड की मोमेंट है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने वो मकाम दिया अल्हम्दुलिल्लाह जो दुनिया में बड़े बड़े ममालिक को नहीं मिलता। आप देखें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पाकिस्तान जो इस्लामाबाद में इस वक्त कर रहा है वो शायद दुनिया की तारीख़ का सबसे अहम एकॉर्ड है। ये वो एकॉर्ड है जिससे एक मुतवक्के तीसरी आलमी जंग जो है वो रुक गई, वो थम गई, और ये आलमी जंग जो है वो न्यूक्लियर वॉर होनी थी, और इसके जो हौलनाक नताइज होने थे उसका कोई भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता, कोई भी मुल्क उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। तो ये दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है कि पाकिस्तान कोई सलूशन किसी तरह निकाल ले और पूरी दुनिया को आने वाले दिनों में तबाही से बचा ले। तो आज आप और मैं हम ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इतनी ताकत दे, पाकिस्तान को इतनी अल्लाह ताला उसको फरासत दे, और पाकिस्तान की यानी कहीं भी बात में इतना दम दे कि तमाम दुनिया हमारी बात सुनने पे, समझने पे और मानने पे मजबूर हो जाए। आमीन। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।